Dear student, good morning. Once again we are here in live class and this is the social class for standard 7. Subject SST History Chapter 3 The Delhi Sultanate. Okay, हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे थे and last day we had discussed a lot about the Mamluk dynasty which is start from 1206 to 1290 century, and the main kings were Qutbuddin Aibak. We can say that main sultans were Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Razia and Balban, which is related to the Mamluk dynasty. Second, after the Mamluk dynasty, Khilji dynasty came into the scenario as a successor of Mamluk dynasty, and he started ruling over 1291 to 1320 century, and the main rulers were the Jalaluddin Khilji and Alauddin Khilji. As you know that Alauddin Khilji and Jalaluddin Khilji both were the very ambitious and did a lot to improve the condition of the market of the Indian market and the price control system in the market. Okay, so we remember them a lot to do such a great work. Khiljis, after the Khiljis, Tughlaq dynasty came into the scenario in 1320 to 1430 century. The main Tughlaq sultans were Ghiyasuddin Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq. Last day we have discussed about these three dynasties and today we will discuss about the Sayyid dynasty, which is start from 1414 to 1451. Such a small period of time they ruled over here, and after that Sayyid dynasty succeeded by the Lodhi dynasties. Okay, so let us start once again. Page number 24. Page number 24. Lodhi dynasty start from 1451 to end with 1526 century. Sayyid dynasty, Khidr Khan and Alam Shah were the main rulers which is related to the Sayyid dynasty, which started from the 1414 and ended with the 1451 century. Khidr Khan established the Sayyid dynasty. इन्होंने ये जो खिज्र खां थे, इन्होंने ही सैयद डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी. द रूलर ऑफ द सैयद्स वाज सून फॉलोड बाय द रूलर ऑफ द लोधीज. लेकिन जल्द ही जो है जो सैयद वंश के जो राजा थे उनका जो सारा शासन था वो लोधी राजवंश ने के हवाले आ गया. लोधी वंश ने अपने हवाले कर लिया. ओके, by now the Delhi Sultanate has shrunk to a small area around the Delhi. और by now अब तक यानी कि सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी की आते आते जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहले ममलूक डायनेस्टी था. ममलूक डायनेस्टी में तो कोई दिल्ली सल्तनत का जो एरिया था उसमें कोई भी एक्सपेंडेशन नहीं देखने को मिलता. खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी में हम लोग ज्यादातर ये देखते हैं कि जो दिल्ली का एक्सपेंड हुआ, दिल्ली जो सल्तनत थी वो एक्सपेंड हुई और यहाँ से सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के आते आते में दिल्ली सल्तनत बिल्कुल सिकुड़ कर रह गई, यानी कि वो एक सीमित दायरे में आ गई. ओके, देखिए इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट किंग ऑफ द लोधी डायनेस्टी. और ये जो इब्राहिम लोधी था ये लास्ट किंग था लोधी डायनेस्टी का.
एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, और यही जो है दिल्ली का अंतिम सुल्तान था, यानी कि सल्तनत कालीन जो साम्राज्य था अब यहां से इब्राहिम लोधी के साथ ही खत्म होने की कगार पर था। खत्म, ये मान लीजिए यहीं से सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत है वो खत्म होती है और मुगल सल्तनत की नींव रखी जाती है। ओके, तो लोधी दिल्ली ही वाज एन इंटॉलरेंस एंड ऑटोक्रेटिक रूलर, वह बहुत ही असहिष्णु और निरंकुश शासक था। ओके, मच डिसलाइक बाय दिस पीपल, और वो लोगों में बहुत अप्रिय थे, ठीक है, यानी कि लोग उसे बहुत नापसंद करते थे। ओके, इस कारण से टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द सिचुएशन, इस स्थिति का लाभ उठाते हुए दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब, जो पंजाब का गवर्नर था, द इनवाइटेड बाबर को आमंत्रित किया, अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, जो तैमूर का वंशज था, टू इन्वेड इंडिया, यानी कि भारत पर आक्रमण करने के लिए, एंड ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकने के लिए, यानी कि इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए, और जो सल्तनत कालीन था उसको समाप्त करने के लिए उसने बाबर को आमंत्रित किए। ओके, बाबर डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 सेंचुरी। बाबर ने हराया इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, इसमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, ये अक्सर पूछा जाता है, इसकी डेट आप लोग याद रखिए। 1526 सेंचुरी में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, राइट। आगे देखिए, एक्सपेंशन अंडर द, इस तरह से विद दिस बिगिन द रूल ऑफ द मुगल्स इन इंडिया, और इसी के साथ ही मुगल साम्राज्य की शुरुआत जो है भारत में होती है, ठीक, यानी कि जब इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में हरा दिया, उसी के साथ भारत में मुगल सम्राट की नींव पड़ गई। ओके, तो सैयद डायनेस्टी में खिज़र खान, आलम शाह, फिर लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये मेन रूलर्स थे, और ये इब्राहिम लोधी अंतिम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। ओके, एक्सपेंशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के सुल्तानों के समय में दिल्ली का क्या जो है एक्सपेंशन यानी कि विस्तार हुआ उनके साम्राज्य का। लुक एट हियर, एट द बिगिनिंग ऑफ देयर रूल द कंट्रोल एक्सर्टेड बाय द दिल्ली सुल्तान वाज रिस्ट्रिक्टेड to the area surrounding Delhi and a few other highly fortified cities and towns scattered across North India। यानी कि स्टार्टिंग में जो their rule, उनका शासन, the control exerted by the Delhi Sultan was restricted to the area surrounding the Delhi। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरियो तक ही सीमित था, ठीक, जो दिल्ली सुल्तानों का जो शासन था। एंड अ फ्यू अदर हाईली फोर्टिफाइड सिटीज एंड टाउन्स स्कैटर्ड अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर के कई है ना कुछ जो है सिटियां यानी कि शहर थे और नगर थे, जो वो भी जो है किलेबंदी के तौर पर या वो भी जो है इनके अधिकार में आते थे। ओके, they had little
कंट्रोल ओवर द लैंड दैट ले बिटवीन दीज एरियाज। लेकिन उनका जो है, जैसे ये एक सिटी और भी कई सिटियां आती थी इनके कंट्रोल में, तो इनका पर्टिकुलर सिटी पर कंट्रोल था, ना कि यहां से लेकर वहां तक की जो जमीन थी उस पर इनका कोई हक था, राइट। यानी कि दे हैड लिटिल एक्यूटल कंट्रोल ओवर द लैंड दैट ले बिटवीन दीज एरियाज। इनका थोड़ा बहुत लिटिल एक्यूटल वी कैन से दैट ही जो है कंट्रोल था या नियंत्रण था उस भूमि पर। ओके, द मैप शोज अस हाउ टू दिल्ली सल्तनत ग्रेजुअली एक्सपेंडेड देयर एम्पायर। यहाँ पर एक मैप दिया गया है, उसमें आपको सारी चीजें दिखाई गई है कि किस तरह से धीरे धीरे जो दिल्ली साम्राज्य था उसका विस्तार हुआ। ओके, टिल दे हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ऑल नॉर्थ इंडिया। अब तक है ना, क्या है, पूरे नॉर्थ उत्तर भारत पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया, एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ द डेक्कन। और दक्कन के जो क्षेत्र थे उसमें अप्रत्यक्ष नियंत्रण उन्होंने पाने में करने में सफलता प्राप्त की। यानी कि इसमें ये है कि दिल्ली सल्तनत किस तरह से पहले का एक्सपेंड हुआ इसके शासनकाल में, ये सब जो है इस मैप के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के एक्सपेंशन क्या है, पहले दिल्ली अपने आप में एक लिमिटेड सिमट गई, कुछ राजाओं ने केवल उसी, जैसे कि ममलूक डायनेस्टी में जो है उसी को संभालने का प्रयत्न किया गया, उसी को सुधारने का प्रयत्न किया गया, उसको एक्सपेंड करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी में एज आई टोल्ड यू कि दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंडेशन हुआ, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तमिश, रजिया बर्मन, ये सब जो ये मेन लीडर्स थे। उसके बाद सैयद और लोधी डायनेस्टी के आते आते दिल्ली सल्तनत फिर से सिकुड़ गई और एक निश्चित दायरे में सिमट कर रह गई। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट योर टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। ओके, द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द दिल्ली sultans influenced the way the country was administered for the next 5 years। एक सिस्टम जो शासन प्रणाली थी वो जो है दिल्ली के सुल्तानों ने जो प्रस्तुत की, इंट्रोड्यूस की, जिसकी शुरुआत की, influenced the way the country was administered for the next 5 years। उन्होंने इतना ज्यादा प्रभावित किया कि आने वाले 500 सालों तक उसी प्रणाली के द्वारा शासन किया जाता रहा। यानी कि वही उसी सिस्टम के थ्रू जो है एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रणाली जो है आगे बढ़ती रही या चलती रही। दैट इज स्टिल द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। ये जो है ब्रिटिशर्स के आने तक, यानी कि ब्रिटिश पीरियड तक, ठीक, जब तक ब्रिटिशों का भारत में प्रादुर्भाव नहीं हुआ तब तक यही शासन प्रणाली जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने लागू किया, अपने बनाई, वही जो है चलती रही। लेट अस लुक एट द सम ऑफ इट्स मेन फीचर। आइए हम लोग जानते हैं इस शासन प्रणाली के मेन फीचर्स की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ओके, डियर स्टूडेंट, इस सिस्टम में द सुल्तान है ना, जो सुल्तान होता था वो सर्वोपरि था। देखिए, द सुल्तान वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द एम्पायर। दे वर हेल्प्ड इन देयर ड्यूटीज बाय अ ग्रुप ऑफ नोबल्स, सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स। सुल्तान वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द एम्पायर। पूरे साम्राज्य में सुल्तान सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति होता था। दे वर हेल्प्ड इन देयर ड्यूटीज बाय अ ग्रुप ऑफ नोबल्स। नोबल्स का मतलब विद्वान। तो वो जो है अपने कार्य को
उसको उसके कार्यों में मदद के लिए एक ग्रुप होता था, एक समूह, यानी कि विद्वानों का एक समूह होता था जो उसकी मदद करता था। सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स, सिपाही होते थे और अधिकारी भी होते थे। सेकंड, ओवर टाइम द सुल्तान केम टू बी सीन एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, है ना, यानी कि जो सुल्तान था उसको गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव यानी कि भगवान का रूप समझा जाता था पृथ्वी पर, राइट। सम सुल्तान एक्सपेक्टेड देयर courtiers to prostrate before them and even kiss their feet. Okay, some sultan expected their courtiers to prostrate, यानी कि कुछ जो है सुल्तान एक्सपेक्टेड, ऐसा जो है एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद रखते थे अपने दरबारियों से कि वो जो है उनके बिफोर देम प्रोस्ट्रेट बिफोर देम एंड इवन किस देयर फीट, यानी कि वो उसके क्या करें, फीट यानी कि पैरों को चूमे, है ना, यानी कि पैरों को चूमने का इन द सेंस ये था कि नॉट कि भाई दरबार में पहुंचे और बस पैरों को चूमने लगे, मतलब उसकी बड़ाई करें, यानी कि चाहते थे कि कोर्ट में मौजूद जितने लोग रहे वो किंग्स राजा ऐसा व्यवहार ऐसा काम करें ताकि वो जो है अपने कामों के थ्रू जो है उनकी जो है कोर्ट में उनकी बड़ाई हो और लोग भी उसका उनका आदर करें। नेक्स्ट देखिए, इसी के साथ नोबेल्स कौन थे? भाई नोबेल्स का क्या था? मोस्ट ऑफ द नोबेल्स वर द तुर्कीज एंड अफगान डिसेंट, है ना, ज्यादातर जो विद्वान थे वो तुर्क और अफगान फैमिली से थे या वंश के थे। दे हेल्ड इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द गवर्नमेंट, वो सरकार में अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। दे हेडेड डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस, द आर्मी एंड द रिलीजियस मैटर, उन्होंने दे हेडेड, वो डिपार्टमेंट हेड होते थे जैसे फाइनेंस, आर्मी के हेड, है ना, धार्मिक मामलों के हेड, है ना, फाइनेंस, है ना, वित्त मंत्री, इस तरह के पद उनको दिए जाते थे। द नोबेल्स वर वेरी पावरफुल एंड ऑफ्टन प्लॉटेड अगेंस्ट द सुल्तान, है ना, नोबेल्स जो होते थे विद्वान बहुत ज्यादा क्या होते थे, वर वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली होते थे और कभी कभी तो वो सुल्तानों के खिलाफ साजिश भी करते थे। ओके, एंड ऑफ्टन प्राय करते रहते थे सुल्तानों के खिलाफ साजिश। स्ट्रॉन्गर सुल्तान लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक टुक स्टेप टू कंट्रोल देयर पावर, और इसी को देखते हुए जो है स्ट्रॉन्गर सुल्तान लाइक अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने इनकी जो है तुगलक टुक स्टेप टू कंट्रोल देयर पावर, उनकी पावर यानी कि शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए। द वजीर और प्राइम मिनिस्टर मैनेज द फाइनेंसेस ऑफ द एम्पायर एंड ओवरसा ऑल अदर डिपार्टमेंट, जो वजीर होता था और जिसे प्राइम मिनिस्टर मुख्य मंत्री कहा जाता था, वो उसका काम था फाइनेंस यानी कि आप जितना वित्त मंत्रालय को देखना, पूरे साम्राज्य की वित्त व्यवस्था को देखना, एंड ओवरसॉ ऑल अदर डिपार्टमेंट, और दूसरे अन्य जो है डिपार्टमेंट्स को ही देखना। ठीक, ये जो है वजीर का काम था, यानी कि वजीर प्राइम मिनिस्टर होता था, जो है ना प्रधानमंत्री होता था, जो फाइनेंस यानी कि वित्त व्यवस्था के साथ साथ दूसरे अन्य जो है विभागों को की भी देखरेख करता था। द सुल्तान रेस्ड मेनी ऑफ देयर स्लेव्स टू हाई पोजीशन, सुल्तान ने कई अपने जो है गुलामों को हाई पोजीशन यानी कि उच्च पदों पर आसीन किया। मच टू द एनीवन्स टू अदर नोबेल्स, यानी कि दूसरे मच टू द एनॉयंस ऑफ अदर नोबेल्स, और इसी के साथ साथ उन्होंने जो नोबेल्स थे विद्वानों को बहुत ज्यादा परेशान भी किया। ठीक, मच टू द एनॉयंस ऑफ अदर नोबेल्स, है ना। दूसरी तरफ जहां उन्होंने अपने गुलामों को
अपने उच्च पदों पर आसीन किया, वहीं जो विद्वान थे उनको बहुत ज्यादा परेशान भी किया। द उलेमा और द मुस्लिम स्कॉलर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। जो उलेमा होता था, जिसे मुस्लिम है ना, मुस्लिम विद्वान कहा जाता था, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, वो भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शासन प्रणाली में ऑफ द एम्पायर, पूरे साम्राज्य की। देयर वॉज कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुल्तान एंड द उलेमास। हालांकि जो है लगातार कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुल्तान और उलेमाओं के बीच, है ना, एक प्रतिद्वंद या द्वंद्व चलता रहता था। विद्रोह द सुल्तान एंड द सुल्तान ट्राई टू कर्ब देयर पावर, और सुल्तान जो है उनके जो पावर था उसको कर्ब का मतलब दबाने की कोशिश करते रहते थे उलेमाओं की, ठीक। द इक्ता सिस्टम क्या था? द दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। दिल्ली सुल्तान ने इक्ता सिस्टम लागू किया लैंड को एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जमीनी प्रशासन को देख रेख के लिए, उसको सही तरीके से हैंडल करने के लिए इक्ता प्रणाली लागू की। उसमें क्या था? द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड कॉल्ड इक्तास, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया पूरी जमीन को, जिसे इक्ता कहा गया। विच वर गिवन टू नोबल्स एंड मिलिट्री ऑफिसर्स, जो विद्वानों नोबल्स, है ना, जो कोर्ट नोबल्स थे, उनको जो है रईसों को, जो कोर्ट के नॉमिनेटेड नोबल्स होते थे उनको दी जाती थी, या तो मिलिट्री ऑफिसर्स को दी जाती थी, सैनिक अधिकारियों के जिम्मे वो जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी। द ऑनर ऑफ द इक्तास कॉल्ड इक्तेदार, और वो जो इक्ता का जो उस टुकड़े का जो मालिक होता था उसे इक्तादार कहा जाता था। वर अलाउड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम देयर लैंड, और उसे अपने जितना उसके शासन में या जितना उसके अधिकार में जितनी लैंड होती थी उसमें उसका टैक्स कलेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी होती थी। पार्ट ऑफ दिस मनी वाज यूज्ड टू मेंटेन एन आर्मी दैट द सुल्तान कुड कॉल और व्हेन एवर रिक्वायर्ड, है ना। और इस जो पैसा इस तरह से जो है कर के रूप में आता था, उसका यूज जो है शासन यानी कि सैनिकों को मेंटेन करने के लिए, यानी कि सैन्य व्यवस्था को और अधिक मजबूत और उसको सुविधा प्रोवाइड करने के लिए किया जाता था। दैट द सुल्तान कुड, है ना, सम यूज टू में आया का, क्योंकि और ये जब जो है राजा को जरूरत होती थी या सुल्तानों को जरूरत होती थी, तब वो दैट द सुल्तान कुड कॉल ऑन व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब उन्हें जरूरत हो तब वो उस सैनिकों का या सैनिक छावनियों का यूज कर सके। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में द इक्तास वर नॉट हेरिडिटरी, जो इक्ता प्रथा थी वो वांशिक नहीं थी। बट फ्रॉम द टाइम ऑफ द लेटर तुगलक, लेकिन बाद में जो तुगलक आए इक्तेदार बिकम हेरिडेटरी, तो जो इक्तादार होता था वो इक्तास का जो ऑनर होते थे वो हेरिडेटरी, वो जो है वंशानुक्रम जो पर आधारित हो गया, उसकी जो है ऑनरशिप वंशानुक्रम हो गई, यानी हैविंग grown powerful under weaker rulers, the iqtidars started acting as independent chieftains, okay, यानी कि having grown powerful under weaker rulers, अपने आप को जो है having grown powerful under weaker rulers, है ना, यानी कि जो कमजोर तबके के जो शासक थे, हैविंग ग्रोन पावरफुल, वो पावरफुल होकर के सामने होने लगे। द इक्तेदार से स्टार्टेड एक्टिंग एज इंडिपेंडेंट चीफ्टियंस, और जो इक्तेदार थे,
वो जो है स्वतंत्र मुखिया के रूप में उन्होंने स्वतंत्र मुखिया के रूप में काम करना शुरू कर दिया, यानी कि चिफ्टियंस। ओके, अब जो है इस तरह से जो है ये एकता सिस्टम और ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था वो चलाया जाता था। ये सल्तनत काल की बात हुई। अभी आकर के मुगल सम्राट अब स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग और अच्छी से भी इसी प्रणाली पर आधारित जो है उनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो आप लोगों को और अधिक समझ में आएगा। इसका मतलब एकता क्या था? द ट्रैक्ट ऑफ लैंड कॉल्ड एकतास। ओके, एकता को जो है नोबल्स या जो उस नोबल्स या मिलिट्री ऑफिसर्स को जो है उसको हैंड ओवर किया जाता था, और जो एकता का ऑनर होता था उसे एकतादार कहा जाता था। इक्तेदारों का काम था कि उस जितनी भी जो जमीन थी उससे कर को वसूल करना, लैंड रिवेन्यू को वसूल करना। स्टार्टिंग में जो ये लैंड एकताज और नॉट हेरिडेटरी वंशानुक्रम नहीं थी, लेकिन बाद में जो है जो एकता ये जो है इस पर वंशानुक्रम पर आधारित हो गई। ये इक्तेदारी की प्रथा, ऑनरशिप ऑफ द एकता हैविंग ग्रोन पावरफुल अंडर वीकर रूलर्स, और इसका परिणाम ये हुआ कि जो वीकर रूलर्स थे, यानी कि जो कमजोर शासक थे, वो धीरे धीरे मजबूत होकर उभरने लगे। एंड द इक्तेदार स्टार्ट एक्टिंग एज द इंडिपेंडेंट चिफ्टिशियन, यानी कि चिफ्टिशियन यानी कि और जो इक्तेदार थे उन्होंने स्वतंत्र मुखिया के रूप में अपना काम करना शुरू कर दिया। काजेस फॉर द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि अब देखिए दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या क्या कारण थे। द मेन कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द इंडियन सल्तनत वर देयर वर नो फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सीजन leading to the long period of chaos. Okay, dear student, we will discuss tomorrow causes for the downfall of the Delhi Sultanate. Okay, and also we will discuss about the exercise and exploring new words. So today you will do the reading and you will find out the exercise also. Thank you for today.